तो चलिए आज चैप्टर 8 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 8 का नाम है समाकलनों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो चैप्टर 7 में हम लोग जो भी पढ़े हैं इंटीग्रल्स, अब यहाँ उसका अनुप्रयोग देखेंगे कि हम लोग समाकलन का कहाँ अनुप्रयोग करेंगे। तो चलिए, तो देखिए ये जो है से y अक्ष है और ये क्या है, एक x अक्ष है। तो देखिए यदि x अक्ष और y अक्ष के बीच एक ऐसे रेखा रहेगा और इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो हम लोग आराम से इसको डॉट डॉट मिलाएंगे ऐसे, और इसको क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। एक तरह से त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि इसको हम ज्यामितीय विधि से इसका क्षेत्रफल बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। यदि यही एक्स अक्ष पर एक ऐसा लाइन है और इसके बीच क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम लोग आराम से इसे निकाल सकते हैं, इसे डॉट डॉट करके। एक तरह से क्या है, आयत है, आयत का क्षेत्रफल बिल्कुल निकाल सकते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई का फार्मूला से। इसको भी ज्यामितीय विधि से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस पर वृत्त है तो भी इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा के πr² वृत्त का क्षेत्रफल। यदि यही अक्ष पर अर्धवृत्त है या इसे अर्धवृत्त है तो इसका भी हम लोग क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या कब आता है कि जब आपका देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच ऐसे वक्र रहे, ऐसे या इस तरह से रहे। अब निकालना है क्षेत्रफल ये वक्र के बीच, एक तरह से वक्र है। तब देखिए न ये आयत है न त्रिभुज है, तब इस कंडीशन में क्षेत्रफल निकालने में अब समस्या आ जाता है। अब ज्यामितीय गणित का ज्यामितीय रूल यहाँ से फेल हो जाता है। हम कोई विधि से अब यहाँ इसको निकाल नहीं सकते हैं क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से ही एक समाकलन ही एक ऐसा विधि है जो ये वक्र है, वक्र के बीच क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि समाकलन द्वारा वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटा छोटा इसे पट्टी आयत जैसा इसे बनाया जाता है। पहला पट्टी है, इसको मान लीजिए कि ऊंचाई है y1, ये dx है इसका चौड़ाई। इसी तरह से बहुत सारा पट्टी छोटा छोटा इसे बनाएंगे और बहुत सारा पट्टी के बना के और क्षेत्रफल जोड़ देंगे। dx है इसका पट्टी की ऊंचाई y2 है। इसी तरह से यहाँ भी इसे पट्टी बनाएंगे इस तरह से, इसका ऊंचाई y3 है और dx है। तो देखिए ये पट्टी जो है इस प्रकार से है, यानी कि आयत जैसा है। ये y1 इसका लंबाई है और dx क्या है, चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल इसे निकाल सकते हैं। पहला का क्षेत्रफल a1 बराबर और लंबाई गुने चौड़ाई y1 dx। इसी तरह से यह है a1, यह है a2, यह है a3। बहुत सारे इसे पट्टी सटा सटा के भी आप खींच सकते हैं। a3 बराबर y2 या y2 बराबर आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, ये पट्टी के क्षेत्रफल y2 dx। तो सब पट्टी को क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में आपको फर्स्ट बार बहुत सारा पट्टी बनाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सबका सटीक क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा। समस्या क्या है से देखिए, इसको हम योग वाला विधि से भी निकाल सकते हैं इसे कि क्षेत्रफल बराबर पहला पट्टी का क्षेत्रफल देखिए क्या है, तो y1 dx है। फिर दूसरा पट्टी का क्षेत्रफल y2 dx है, प्लस इसी तरह से बहुत सारा n पट्टी आप बनाए हैं ऐसे, तो yn dx है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन का यूज कर सकते हैं सिग्मा का, ऐसे कि सिग्मा yn dx n बराबर 1 से लेके n बराबर n तक हम जितना भी पट्टी रहे ये फार्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला में समस्या वो क्या है से देखिए, तो जो पट्टी हम लोग आयताकार बनाए हैं, तो देखिए यहाँ पर ही थोड़ा सा पट्टी रह जाए, पूरा आयत नहीं बन पा रहा है। देखिए ये पट्टी जो है थोड़ा सा ऐसे है, ये पूरा आयत नहीं, इतना का क्षेत्रफल हमेशा हर एक पट्टी में इतना क्षेत्रफल बच जा रहा है, वेस्ट। देख रहे हैं इस पट्टी में भी थोड़ा सा
आयत जैसा पट्टी जो है पूरी तरह से है नहीं, यानी कितना क्षेत्रफल हमेशा थोड़ा थोड़ा क्षेत्रफल सभी पट्टी में बच जा रहा है, यानी कि ये भी फार्मूला से ज्ञात करना संभव नहीं है। तब यहाँ देखिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो जो ये क्षेत्रफल छूट रहा था, समाकलन के यदि हम प्रयोग कर दें, यदि यहाँ x बराबर 0 से लेके माने कि यहाँ x बराबर जितना ले लीजिए 5 6 तक जितना तक है, तो इसका हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी चिन्ह को बदल दिया गया इसे कि इंटीग्रेशन जहाँ से शुरू हो लिमिट 0 से यदि पट्टी 6 तक है तो 6 ले लेंगे। अब इसी को yn dx यानी जैवा पट्टी हो y dx, यदि हम ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो ये जो क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक घिरा हुआ है, तब बिल्कुल आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 8 में जो भी समाकलन का फार्मूला यूज होने वाला है तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यदि वक्र आपको x अक्ष पर स्थित रहेगा तो x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक वक्र है जो y बराबर fx है, और यहाँ x बराबर क्या है a है, और यहाँ x बराबर क्या है b है। तो हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है जो x अक्ष से घिरा हुआ है, क्षेत्रफल PQR। तो देखिए ये क्षेत्रफल निकालना है PQR, ये घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हैं कि यदि वक्र y बराबर fx और x बराबर a और x बराबर b हो तो x अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ऐसे निकालेंगे इस सूत्र से कि एरिया ऑफ PQRS, किसको निकालना है एरिया ऑफ PQRS बराबर ऐसे निकाल सकते हैं। लिमिट देखिए x बराबर a से x बराबर b तक है, तो लिमिट ऐसे लेंगे कि लिमिट a से b, देखिए लिमिट a से b ऐसे ले लेना है। अब इंटीग्रेशन किसको करना है, तो देखिए जो वक्र देख रहे हैं, यदि हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे a से b तक तो इससे जो नीचे घिरा हुआ क्षेत्रफल देख रही ये निकल जाएगा। तो यानी कि y dx, यानी कि वक्र है, इस वक्र को इंटीग्रेशन करेंगे a से b तक तो एक देखिए ये जो नीचे घिरा हुआ क्षेत्रफल है पेंटोला, ये निकल जाएगा। या y का मान आप ये भी रख सकते हैं fx, a से b fx dx। तो देखिए x अक्ष से जो भी क्षेत्रफल घिरा हुआ है इस सूत्र हम लगा के निकाल सकते हैं। जो भी वक्र रहे, वक्र का जो भी समीकरण रहे उस समीकरण को इंटीग्रेशन कर देना होगा आपको a पॉइंट से b, x का मान जो भी दिया हुआ होगा और b का जो भी मान दिया होगा तो उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस वक्र के नीचे जो भी घिरा हुआ क्षेत्रफल है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ दूसरा इसके अपोजिट है। अब यदि वक्र x बराबर fy और y बराबर a और y बराबर b हो तो y अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो वक्र है, अब यदि यही वक्र आपको y अक्ष पर रहेगा और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेगा। तो देखिए ये जो वक्र है बिल्कुल कहाँ बना है, y अक्ष पर बना है, तो इसको पेंट कर लेते हैं पहले। तो देखिए इसको हम पेंट कर दिए। अब वक्र का देखिए समीकरण दिया हुआ है कि x बराबर fy है, y बराबर यहाँ a है और फिर नीचे y बराबर b है, यहाँ से यहाँ तक ही। अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो सेम उसी नियम लगाएंगे, एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQRS। तो देखिए PQRS ये एरिया तो वक्र का समीकरण है, तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो y बराबर a से y बराबर b तक, यानी कैसे कि लिमिट a से b। अब देखिए समीकरण क्या है वक्र का, तो समीकरण ये है वक्र का, तो x देखिए y अक्ष पर है तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए y x dy लिख दिए बराबर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं a से b, x को हटा के ये fy लिख सकते हैं फंक्शन, यानी जो फंक्शन रहेगा y के रूप में रहेगा dy। यानी कि हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जो वक्र देख रहे हैं ये वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो इधर है लेफ्ट साइड, इसको बिल्कुल आराम से क्षेत्रफली पेंटिंग वाला ज्ञात
कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम और फार्मूला बता रहे हैं जो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में प्रयोग होगा। तो देखिए, यदि क्षेत्रफल एक्स अक्ष के नीचे भी यानी वक्र है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सो देखिए। तो देखिए, ये जो ऊपरी वाला क्षेत्र है उसको मान लेते हैं 1 और नीचे वाला मान लेते हैं A2। तो देखिए, ऊपरी वाला प्लस में आएगा यानी कि माने कि +2 आया तो नीचे वाला -2 आया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा जोड़ने पर 0। तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल 0 हो जा रहा है। और इसको आप जानते हैं कि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है। तो देखिए इस कंडीशन में करेंगे क्या, यानी कि ऊपर वाला तो ठीक है वो प्लस में आएगा, लेकिन नीचे वाला कहाँ में आ जाएगा माइनस में। तो इसको कैसे करेंगे इसे देखिए। यदि क्षेत्रफल एक्स अक्ष के नीचे हो तो इसका निरपेक्ष मान लेते हैं। तो यानी कि देखिए, यानी कि इसको मॉड लगा के प्रयोग करेंगे। तो इसे लिखेंगे कि शेडेड यानी टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे। तो A1 ठीक ठाक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम निरपेक्ष मान लेंगे यानी मोड लगा देंगे A2। ए का निरपेक्ष मान निकल जाएगा, ये प्लस है ये माइनस रहेगा तो मोड इसको प्लस कर देगा। आप लोग जानते ही होंगे कि मोड से जो भी बाहर निकलता है तो प्लस ही होता है, जो यदि माइनस है तो इससे बाहर निकल के प्लस हो जाता है, यदि मोड के अंदर प्लस है तो यह का हो जाएगा प्लस है। यानी कि यही निरपेक्ष मान होता है, जो मोड से निकलने के बाहर सब क्या होता है प्लस। देखिए, माइनस भी रहेगा तो बाहर निकल के प्लस होगा, और अंदर प्लस भी रहेगा तो बाहर निकल के प्लस से रहता है। तो इसी को बोला जाता है निरपेक्ष मान। यानी कि क्षेत्रफल का हम लोग जो माइनस में रहेगा उसको निरपेक्ष मान लेंगे, यानी कि मोड लगा के, यानी उसको हम प्लस मान कर लेंगे। यदि माइनस में आएगा तो मोड इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो यही इसका निरपेक्ष मान होता है। और एक और फार्मूला है जो आपको अब बहुत यूज होने वाला है, लिमिट कुछ भी रह सकता है ऐसे भी, और या छोड़िए भी बिना लिमिट के भी हो सकता है सूत्र कि √A² - x²। आप लोग ये फार्मूला 7.7 में पढ़ चुके हैं। तो ऐसा फार्मूला है कि x/2 √A² - x² dx प्लस dx अभी नहीं रहता है, प्लस A²/2 sin इनवर्स x/a। ये जो फार्मूला है आप लोग एक्सरसाइज 7.7 में पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला यहाँ यूज होने वाला है। इसी फार्मूला का एक शॉर्टकट ट्रिक है कि आप यदि ये कंडीशन अप्लाई होगा तभी लागू करिएगा, शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए ट्रिक है क्या, यदि ऐसे रहेगा कि इंटीग्रेशन A0 से लिमिट रहेगा 0 से a, ऐसे कंडीशन में रहेगा, और √अंडर ऐसे रहेगा कि A² - x² dx। ये कंडीशन का नियम पालन होना चाहिए। लिमिट 0 होना चाहिए नीचे, ऊपर होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए a। ऐसा है कंडीशन, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि πA²/4। थोड़ा इंटीग्रेशन करने में लंबा होगा, इस चीज़ को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि πA²/4। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम आगे और इक्वेशन बता रहे हैं। तो देखिए आगे है इक्वेशन ऑफ सर्किल यानी वृत्त का समीकरण। तो देखिए क्वेश्चन में आपको वृत्त का समीकरण दिया हुआ रहेगा, और आपको वृत्त के समीकरण को देख के और अपना मन से आपको चित्र बनाना होगा, तब आपको फिर वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए वृत्त का समीकरण ये होता है, इसे रहेगा कि x² + y² = a²। इस रूप में रहेगा तो आपको समझना है कि क्या है, वृत्त का समीकरण है। तो वृत्त का समीकरण, अब वृत्त कैसे बनता है आपको जान ही रहे कि वृत्त बनता कैसे है। तो वृत्त ऐसे बनता है इस तरह से, ये हो गया आपको वृत्त। तो यानी कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ चित्र नहीं दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में आपको सिर्फ समीकरण दिया हुआ रहेगा कि x² + y² = a²। अब एक जहाँ पर कोई नंबर रहेगा, 4 रहेगा, 6 16 रहेगा, जो भी रहे ऐसे कोई संख्या रहेगा, तो समझ जाना है कि x² + y² है। अब यानी कोई नंबर है यानी कोई संख्या है, तो समझेंगे क्या है वृत्त का समीकरण है। तो आपको सबसे पहले से वृत्त बना लेना होगा, और वही वृत्त से होकर आपको x अक्ष और y अक्ष भी बना लेना होगा। इस तरह से ये हो गया आपको y डैश यानी y अक्ष, इधर हो गया x
एक्स डैश, ये हो गया आपको एक्स अक्ष 0। तो देखिए क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के समीकरण दिया हुआ है, तो आपको इसको देख के समझ जाना है कि क्या है, वृत्त है, और फिर आपको ऐसा चित्र बना के तब उस प्रश्न को हल करना होगा। तो देखिए यहाँ 0 है, यदि x का मान आप रखिएगा 0 कि व्हेन x बराबर 0, जब x का मान 0 होगा तो y बराबर आ जाएगा a, एंड जब x बराबर रखेंगे 0 तो सॉरी आपकी y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर रखेंगे 0 तो x बराबर आ जाएगा a। तो इस पॉइंट को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि y का मान हम यहाँ करेंगे 0 तो x का मान आ जाएगा a, और x का मान 0 करेंगे तो y का मान आ जाएगा a। यदि आप कोई वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कि वो है यहाँ a है और b, तो किस तरह से निकालेंगे इसे देखिए। तो सबसे पहले हम प्रथम चतुर्थांश में ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है उसको निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ, पहले ए ओ बी निकाल लेते हैं, ए ओ बी। तो ये ओ बी निकलेगा कैसे, तो इंटीग्रेशन लिमिट आपको यहाँ शुरू बार है 0 से लेके ए तक ए। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को उधर भेज देना होगा आपको, तो यहाँ आ जाएगा इस कंडीशन में कि y बराबर यहाँ इसे आ जाएगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको बैठा देना होगा, यानी कि इसे कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे तो ये जो छायांकित भाग है ये निकल जाएगा। लेकिन पूरा वृत्त के यदि बोले प्रथम चतुर्थांश में बोलेगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन बोला कि वृत्त का क्षेत्र, वृत्त से घेरा हुआ क्षेत्रफल निकालिए तो आपको 4 से गुना करना होगा तो पूरा एरिया निकल जाएगा, टोटल एरिया। तो ये फार्मूला का आप लोग यूज करिएगा। अब देखिए इसी तरह से समीकरण एक इलिप्स का भी आता है। तो देखिए इलिप्स का होता है, तो लिखेंगे इसे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त, दीर्घ वृत्त का समीकरण। तो देखिए इलिप्स का इक्वेशन इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रहेगा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए ऐसा रहेगा ऊपरी वाला जैसा, तो वृत्त समझना है। अब ऐसा रहेगा तो आपको इलिप्स समझना है। दीर्घवृत्त होता है बटा में स्क्वायर, फिर रहता है बटा में वाई के नीचे बी स्क्वायर। तो भी दीर्घवृत्त भी 2 प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। तो देखिए और चित्र कैसे बनाइएगा। तो पहला होता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि ए का मान बड़ा होता है, यानी कि ए स्क्वायर बड़ा होता है बी स्क्वायर से, यानी कि ए स्क्वायर बड़ा होगा, ये मानी कि 16 है तो क्या है 4, यानी कि बी छोटा रहेगा और ये बड़ा रहेगा। तो उसको समझना है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो उसका फिगर आपको इस तरह से बनेगा कि एक अक्ष की ओर ज़्यादा ही फैला हुआ रहेगा, इसे इस तरह से, इस तरह से। यदि ए का मान बड़ा है तो एक अक्ष की ओर ज़्यादा ही फैला रहेगा। आपका ये हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एक होता है वर्टिकल। तो देखिए वर्टिकल का फिगर कैसे होगा, वर्टिकल इलिप्स। तो वर्टिकल इलिप्स में क्या रहेगा, तो बी स्क्वायर बड़ा रहेगा ए स्क्वायर से। अब की बार बी बड़ा रहेगा, मानी कि बी 16 है तो ये कितना है 4। तो ये वर्टिकल है, बी का मान रहेगा। तो वृत्त जो है वाई अक्ष की ओर ऐसे लंबा होगा इस तरह से। तो देखिए इलिप्स का मेन इक्वेशन है, ऐसा रहेगा तो समझिए कि इलिप्स है, और ऊपर जैसा रहेगा तो वृत्त समझना है। तो क्वेश्चन में खाली आपको ऐसा समीकरण दिया हुआ रहेगा
और आपको सोच के बना देना है फिगर कि किस प्रकार के इलिप्स है। इलिप्स भी एक तरह से वृत्त जैसा है, या तो ये एक्स अक्ष की ओर फैला रहता है या तो वाई अक्ष की ओर। तो देखिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स को पहचान कैसे करेंगे, तो ए का मान बड़ा रहेगा, जैसे 16 है तो क्या है 4, तो समझ जाना है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। यही यदि बी बड़ा रहेगा, यानी कि बी का मान माने कि 16 है, ए का मान 4 है, तो इस कंडीशन में वर्टिकल इलिप्स होगा, यानी कि वाई के नीचे वाला का मान ज़्यादा है, तो यानी कि वाई अक्ष की ओर ज़्यादा फैला रहेगा। तो ये हो गया आपको इलिप्स और वृत्त का इक्वेशन। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन दिया रहेगा और आपको अपना मन से समीकरण को देखते हुए चित्र बनाना है। ऐसा रहेगा इक्वेशन तो आपको ऐसा फिगर बना लेना है। यदि इक्वेशन ऐसा रहेगा इस रूप वाला, तो आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इलिप्स कंडीशन के अनुसार बना लेना है। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए अब इक्वेशन ऑफ पाराबोला यानी कि परवलय का समीकरण के बारे में बताते हैं। तो देखिए परवलय 4 प्रकार का होता है यानी पाराबोला। तो देखिए पहला पाराबोला कैसा रहेगा, तो पहला है राइट हैंडेड पाराबोला। राइट हैंडेड पाराबोला। तो राइट हैंडेड पाराबोला के देखिए समीकरण ऐसे रहता है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसको बोला जाता है राइट हैंडेड पाराबोला। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ समीकरण दिया रहेगा जो इस रूप वाला रहेगा कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो आपको अपना मन से समझ के फिगर बनाना है। ये जरूरी नहीं कि आगे वाला 4ax हो, लेकिन शुरू वाला खाली वाई स्क्वायर है तो समझिए कि राइट हैंडेड पाराबोला है और इधर ही प्लस में है। तब यदि माइनस में हो जाता है तो फिर लेफ्ट में हो जाता है। तो यानी कि वाई स्क्वायर से समझ जाना है कि राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है। तो देखिए पाराबोला का एक समीकरण, ये तो जान गए कि समीकरण है, तो इसका फिगर बनता कैसे है। क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया रहेगा, आपको अपना से सोच समझ के फिगर बनाना होगा। तो इस रूप के रहेगा तो समझना है कि राइट हैंडेड पाराबोला है और उसका फिगर ऐसे बनता है, राइट साइड में एक्स अक्ष के राइट में बनता है इसे। तो इस तरह से फिगर होगा। इधर होगा आपको वाई अक्ष और ये हो गया आपको एक्स अक्ष। तो एक्स डैश है एक्स, वाई डैश वाई, यह मूल बिंदु है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, चित्र है, क्या है, पाराबोला का है, राइट हैंडेड पाराबोला है। वाई बराबर 4, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। देखिए तो यदि समीकरण ऐसे दिया हुआ है तो आपको अपना मन से सोच समझ के ऐसा फिगर बनाना होगा। यानी कि जो इक्वेशन है किसका है, राइट हैंडेड पाराबोला का है। आपको अपना मन से ऐसा फिगर बनाना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि 4ax हो, खाली x हो सकता है ऐसे, या 2x भी हो सकता है, 9x हो सकता है। यानी कि RHS से मतलब नहीं है, मतलब है LHS से। यदि वाई स्क्वायर है तो समझ जाइए कि राइट हैंडेड पाराबोला है। एक होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला देखिए कैसे होता है, तो है आपको 4ax। एक होता है लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, यानी कि यही पाराबोला इधर घूम जाएगा लेफ्ट में, तो उसको लेफ्ट हैंडेड नाम हो जाएगा। तो उसका इक्वेशन भी एक जैसा रहेगा, खाली माइनस हो जाएगा, -4ax। तो कैसा पाराबोला हो गया, लेफ्ट हैंडेड, यानी माइनस हो गया तब। तो यानी कि इसका इक्वेशन अब इधर के रहेगा ऐसे, इस तरह से। ये आपको हो गया एक्स डैश एक्स, एन एस से घी देते हैं वाई अक्ष, वाई वाई डैश, यह मूल बिंदु रहेगा। तो देखिए ये वाई स्क्वायर बराबर है -4ax का वक्र, यानी तो देखिए राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में ये एक्स अक्ष के राइट में है तो राइट हैंडेड पाराबोला हो गया, और एक्स अक्ष के लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट हैंडेड पाराबोला हो गया। तो दोनों का इक्वेशन देख रहे हैं, तो खाली समझ जाना है कि वाई स्क्वायर आगे RHS जरूरी नहीं कि मिले, हाँ ये को देखिए माइनस रहेगा तो समझ जाना है कि लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है, और प्लस है तो समझ जाना है कि राइट हैंडेड पाराबोला है। दोनों का देखिए LHS एक जैसा है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है। तो देखिए यदि आपको वाई स्क्वायर मिले,
ऐसे वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो आप क्या समझिएगा इसको, आपको ये समझना है कि पाराबोला का इक्वेशन है वो आपको फिगर ऐसा या ऐसा बनाना होगा। तो आपका बुक में लगभग सब प्लस वाला है, तो यानी कि वाई स्क्वायर है तो कैसा फिगर बनाना है, ऐसा अपना मन से। क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया रहेगा कि फिगर कैसा आपको बनाना है, आपको समझ के बनाना है। यदि वाई स्क्वायर है तो समझिए कि या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा, प्लस है तो ऐसा बनेगा और माइनस है तो ऐसा। तो समझ गए, वाई स्क्वायर है तो समझिए कि लेफ्ट या राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, इस तरह से या इस तरह से। अब तीसरा है अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला। तो देखिए उसका इक्वेशन होता कैसे है, तो देखिए वाई स्क्वायर की जगह पर वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। देख रहे हैं वाई स्क्वायर है तो समझना है कि लेफ्ट या राइट हैंडेड पैराबोला है, लेकिन अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये अपवार्ड पैराबोला और को डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो देखिए अब इसका चित्र जो है अपवार्ड बने अब ऊपरे बनेगा एक्स अक्ष के, यानी कि इसका फिगर ऐसे होगा इस तरह से, और इसका इक्वेशन होगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इस तरह से y डैश x। तो देखिए अपवार्ड पैराबोला कैसे पहचानना है, तो एक्स स्क्वायर देवल रहेगा तो समझ जाना है कि अपवार्ड पैराबोला है। अब आपको अपना मन से सोच समझ के ऐसा फिगर बना देना होगा। अब एक और पैराबोला है, चौथा है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो उसका इक्वेशन देखिए इसे रहता है कि एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तो इसको नीचे बनाना होगा डाउन में, एक्स डैश है इधर, एक्स है, वाई है इधर, वाई डैश है। तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तो देखिए यानी एक्स स्क्वायर यदि LHS है या RHS जो भी रहे, यदि एक्स स्क्वायर है तो समझ जाना है या तो अपवार्ड या तो डाउनवर्ड पैराबोला है। प्लस में है तो अपवार्ड पैराबोला हो गया यानी ऊपरे बनेगा, माइनस में है तो डाउनवर्ड पैराबोला है यानी नीचे बनेगा। तो देखिए बस आपको इक्वेशन में से दिया रहेगा कि एक्स स्क्वायर बराबर y है, तो क्या समझिएगा, यदि एक्स स्क्वायर बराबर y है तो या तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा या तो डाउनवर्ड। एक्स स्क्वायर से पहचान हो रहा है, यदि y बराबर ऐसे भी एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो आपको समझ जाना है कि अपवार्ड पैराबोला बनेगा और आपको फिगर ऐसे बना देना होगा। इसी क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन इस रूप वाला दिया रहेगा और आपको सोच समझ के ऐसा फिगर बना देना है। यदि यही क्वेश्चन ऐसे रहे कि एक्स बराबर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो इसको आप क्या समझिएगा, तो देखिए वाई का स्क्वायर है तो देखिए राइट या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा। देख रहे हैं वाई का स्क्वायर है तो क्या समझेंगे कि राइट या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा। यदि एक्स स्क्वायर के रूप में है तो समझेंगे कि अपवार्ड या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए।